नमस्कार मेरे प्यारे उन सभी साथियों को जो आने वाले समय में देश के लिए फौजी बनेंगे, एसएसबी और सीआरपीएफ के अंदर सेलेक्ट होंगे। भैया अगर आपने ड्रीम बना लिया कि सरकारी नौकरी अब की बार लेनी है तो आपको एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप एग्जाम उखाड़ देंगे, पास कर देंगे। केवल आपको इतनी मेहनत करनी है, कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है, हर चीज़ को आपको पढ़ लेना है। और आज की क्लास के अंदर हम जीके के टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन बार बार पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासक कौन था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बहादुर शाह जफर, अकबर, शेरशाह सूरी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एग्जाम पास करना है, एग्जाम को उखाड़ना है तो भाई बोरिंग वीडियो हो, हर तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई को समय देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासक था। और ध्यान रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम और बात करें, ये भैया अंतिम द्वितीय शासक था। कौन था? कौन सा शासक था? द्वितीय शासक था। और इसकी कुल मिला के बात करें तो 1837 से लेके 1857 तक इसका साम्राज्य था, इसने राज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 स्टार क्वेश्चन है और एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर ये पूछा जा चुका है। अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन या सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के अलावा किसी भी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलो, मंगोल का प्रथम शासक कौन था? मंगोल का प्रथम शासक कौन था? तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चंगेज खान जो है वो मंगोल का प्रथम शासक था। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम और बात करें ना तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर, कौन सी 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था? घुमंतू जनजाति जो होती है, कौन सी जनजाति? घुमंतू जनजाति के एकीकरण की वजह से इस मंगोल शासक का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये एक विशाल साम्राज्य था। कौन सा? मंगोल जो साम्राज्य था एक विशाल साम्राज्य था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर जो घुमंतू जनजाति होती है उनके एकीकरण की वजह से भैया इस जो मंगोल है इसका निर्माण हुआ था, आरंभ हुआ था। आगे बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंगेज का। ठीक है, चंगेज का मंगोल का प्रथम शासक था। अगला क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन सभी को आना चाहिए, बंगाल का विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन किसने किया था? इसका जवाब सभी को आना चाहिए भाई साहब। तो आपको 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन सी दिखाई दे रहा होगा, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड और बात करें ना तो 1905 में, कब? 1905 में, ध्यान रखना, 16 अक्टूबर का दिन था। कौन सा दिन था? 16 अक्टूबर का दिन था। 16 अक्टूबर के दिन को भारत के जो तत्कालीन वायसराय हैं लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 1905 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। तारीख मैंने आपको बताई है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना ना, और इन जो ये क्वेश्चन है इनका स्टोर करके रखना दोस्तों, जिससे कि एग्जाम से पहले आपको हर चीज़ अपडेट रहे, हर चीज़ याद रहे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? यानी जो आज़ाद हिंद फौज थी उसको किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, बच गए 3 में से सही जवाब होगा जो आपका सुभाष चंद्र जी बोस हैं, ऑप्शन ए, वो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जो आपके रास बिहारी हैं, कौन है? रास बिहारी, ध्यान रखना, जो आपके रास बिहारी हैं उन्होंने शुरुआत में अक्टूबर जो महीना होता है उस महीने के अंदर अफगानिस्तान में इसको स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद में फिर जो आपके सुभाष चंद्र जी बोस हैं उन्होंने इसमें प्रसिद्धि दिलाई थी। यानी आज़ाद हिंद फौज को कहाँ पे स्थापित किया गया था? अफगानिस्तान के अंदर स्थापित किया गया था। ठीक है, रास बिहारी जी ने किया था। इसके अलावा बात करें तो अक्टूबर के महीने में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन 1930 में प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? जो 1930 है भैया उसमें प्रसिद्ध दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, जो साबरमती आश्रम है आपका अहमदाबाद के अंदर, वहाँ से आपकी जो प्रसिद्ध दांडी यात्रा है वो शुरू हुई थी। और इसके अलावा बात करें तो 1930 में शुरू हुई थी। ठीक है, और भैया यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपके गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी, उनको लगाकर 78 लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और पैदल यात्रा की थी कितने किलोमीटर? 390 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी, 390 किलोमीटर। 12 मार्च को ये शुरू हुई थी भैया। ठीक है, 12 मार्च को ये शुरू हुई थी। और इसके अलावा 6 अप्रैल
6 अप्रैल 1930, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन यानी नमक हाथ में लेकर क्या किया था, जो विरोधी कानून था उस समय पे उसको जो भंग करने का आह्वान किया था, ठीक है, विरोधी कानून को भंग करने का आह्वान किया था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। हाथ में क्या लिया था? नमक लिया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? 1930 में। कितने किलोमीटर पैदल चले थे? 390 किलोमीटर। टोटल कितने लोग थे? 78 लोग थे, ठीक है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन आता है 10 मई 1857। 10 मई 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो भैया मेरठ जो है आपका, वहाँ से जो आपकी क्रांति है उसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ से पहले चिंगारी लगी थी। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे बात करें ना तो हमें आज़ादी की याद आ जाती है। यहाँ पे 10 मई 1857 मेरठ से आज़ादी की पहली चिंगारी लगी थी। चलो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको मजा आ रहा है ना क्लास के अंदर, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फालतू चैनलों को सब्सक्राइब करते हैं जो कि आपको गलत न्यूज़ देते हैं, सही काम की चीज़ नहीं बताते हैं। और आपको जो चीज़ काम की लगती है, जहाँ पे आपको हर चीज़ अपडेटेड मिलती है, सही न्यूज़ मिलती है, उसको आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगे, क्लास में मजा आए तो फिर सब्सक्राइब करना, वरना मत करना, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? जिसके पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है, रुपया, तो सबसे पहले रुपया नाम किसने रखा जो अपनी भारत की मुद्रा है, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बताइए सभी का जवाब क्या हो सकता है। तो जो आपके शेरशाह सूरी हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी हैं, उन्होंने भारत की जो मुद्रा है उसका रुपया सबसे पहले नाम रखा। रुपया नाम सबसे पहले भारत की मुद्रा का किसने रखा? शेरशाह सूरी ने रखा। समझ में आया सभी को? और भैया इसका जो शासनकाल था ना वो 1540 से लेके, ठीक है, 1545 तक था, ठीक है। इसके दौरान इन्होंने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए। कौन से सिक्के? चांदी के सिक्के चलाए। और वजन की बात करें सिक्कों के वजन की तो भैया 178 ग्रेन, ठीक है, 178 ग्रेन। और ग्राम की बात करें तो 11.534 ग्राम, ठीक है, ध्यान रखना 11.534 ग्राम। और ग्रेन के अंदर 178 ग्रेन चांदी के सिक्के का वजन था। चांदी का सिक्का इन्होंने चलाया था और उसका नाम क्या रखा था? रुपया रखा था, ठीक है, सबसे पहले। चलो आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1920 खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे भैया आपके शौकत अली और मोहम्मद अली। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबको आना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? कमेंट में प्रत्येक कैंडिडेट का इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो सरकारी नौकरी का जो आप सपना रखते हैं ना, पहले उस सपने को छोड़िए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि आपने कितना पढ़ाई की है। भाई आपकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक 6ठी क्लास के बच्चे को, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को भी आता होगा। इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को इसका जवाब आना चाहिए और वेट करेंगे कि कौन कौन बंदा इसका कमेंट में जवाब देता है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? ठीक है, विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी? जो आपका रामकृष्ण मिशन है ना, उसकी शुरुआत विवेकानंद जी ने ही की थी, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आया मोस्ट इंपोर्टेंट, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तलवंडी के अंदर हुआ था। गुरु गोविंद जी का जो जन्म है वो तलवंडी के अंदर हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जाटों के प्लेटों के रूप में माना जाता है? जाटों के प्लेटों के रूप में किसे माना जाता है? जो आपके सूरजमल राजा थे, राजा सूरजमल, उनको जाटों के प्लेटों के रूप में माना जाता है। 1756 से लेके 1763 तक भरतपुर जो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, अलवर जिले में शायद पड़ता है, जाट वंश के राजा थे, ठीक है। क्या थे? जाट वंश के राजा थे। कौन थे? सूरजमल थे। कब थे? 1756 से लेके 1763 तक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे दोस्तों आज के जीके के, जो कि हमने आपको करवाए हैं और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आज के क्लास में केवल इतना ही करेंगे, क्योंकि फालतू समय ना तो आपके पास है ना हमारे पास है। थोड़ा थोड़ा करके आपके एग्जाम से पहले हम इतनी तैयारी कर लेंगे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन पेपर में कभी फेल नहीं होंगे। पेपर में अब की बार टारगेट है अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। चुके हैं जिन बंदों का ड्रीम है एसएसबी और जिन बंदों का ड्रीम है सीआरपीएफ, तो उनके लिए ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम जीके के टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और हो सकता है इन क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। और जो आपको स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो भैया बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें से एक ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन बी दिखाई दे रहा होगा, कोचीन। कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। लेकिन मजेदार बात ये आती है दोस्तों, जो आपकी 14वीं शताब्दी थी, कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी। उसमें भारत के पश्चिमी तट पर, कौन से तट पर? भारत के पश्चिमी
तट पर भैया जो पुरानी प्रजाति थी उसके लिए कोचीन के अंदर एक व्यापार हुआ करता था जो कि प्रसिद्ध था, और यहाँ पे कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है। जिसको समझ में नहीं आई वीडियो बैक करके दोबारा से देख लीजिए, लेकिन इस जानकारी को अपनी नोटबुक में लिख लो, स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी स्टोर कर लो, एग्जाम से पहले अपनी खोपड़ी में अच्छे से बिठा लो, जिससे कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो जाए, आपका एग्जाम फाइट हो जाए। ठीक है, ड्रीम रखना कि अपने को इस बार एग्जाम फाइट करना है, सरकारी नौकरी लेनी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। भगवान महावीर का जन्म स्थान आपसे पूछा है। जन्म कब हुआ था ये नहीं पूछा है, भगवान महावीर का जन्म स्थान आपसे पूछा है कि भगवान महावीर का जन्म कहां पे हुआ था। तो इसका जवाब सभी को पता होना चाहिए। जो वैशाली है वहां पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था। लेकिन बात खत्म यहां नहीं होती है, बात यह आती है कि वैशाली के अंदर 599 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 599 वर्ष पहले भैया कुंडग्राम यानी गणतंत्र का जो कुंडग्राम है, कौन सा ग्राम है, कुंडग्राम, ये जगह याद आपको रखनी है। गणतंत्र का कुंडग्राम में एक वंश होता है, कौन सा वंश होता है, इक्ष्वाक वंश। कौन सा वंश, इक्ष्वाक वंश, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। इक्ष्वाक वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था भैया राजा सिद्धार्थ। क्या नाम था, राजा सिद्धार्थ। और इनकी जो माताजी है ना उनका नाम था रानी त्रिशला। क्या नाम था, रानी त्रिशला। ये है इंपॉर्टेंट जानकारी कि भगवान महावीर के जो पिताजी हैं उनका क्या नाम था, राजा त्रिशला। भगवान महावीर की माताजी का नाम क्या था, रानी त्रिशला। किस वंश के अंदर पैदा हुए थे तो ये आपको पता होना चाहिए। ये भैया क्षत्रिय थे और क्षत्रिय में इक्ष्वाक वंश के अंदर पैदा हुए थे। कौन से वंश के अंदर, इक्ष्वाक वंश के अंदर पैदा हुए थे। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे बात करें ना तो ये भैया उस समय चैत्र, कौन सा महीना, चैत्र महीना शुक्ल 13 को पैदा हुए थे। उस टाइम पे भैया जो जनवरी फरवरी है वो तो चलता नहीं था, तो ये चलता था जो आपका चैत्र शुक्ल 13। ठीक है, ये एक तारीख होती है, ये आप देख लेना हिंदी में, चैत्र शुल्क जो 13 होती है वो कौन सी तारीख होती है। ठीक है, उसको पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन आया, स्कूप शब्द का संबंध किससे है। देखो हॉकी आप सभी ने खेला होगा, हॉकी से रिलेटेड ही शब्द है स्कूप। तो स्कूप शब्द का संबंध किससे हो जाएगा, हॉकी से हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। लेकिन मजेदार बात आती है आप सभी के लिए, जिन बंदों का ड्रीम है एसएसबी एग्जाम, जिन बंदों का ड्रीम है सीआरपीएफ एग्जाम, उनको करना क्या है, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए गए हैं 6367552373, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। कौन सा मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है सीआरपीएफ एग्जाम, एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एसएसबी एग्जाम, और दोनों की तैयारी कर रहे हो तो सीआरपीएफ एसएसबी एग्जाम। फायदा क्या होने वाला है, आपको एक सब्जेक्ट के नोट्स केवल 20 रुपए में मिल जाएंगे, मात्र 20 रुपए में। ये सोचने की बात नहीं है, बिल्कुल रियल खबर है, 20 रुपए में आपको मिल जाएंगे। अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैथ लीजिए 20 रुपए में, पढ़िए और अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग के लीजिए, हिंदी कमजोर है तो हिंदी के लीजिए, जीके कमजोर है तो जीके के लीजिए। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन आपको नहीं पता कि महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था। ठीक है, नहीं पता ना आपको महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो दोबारा महाभारत देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। पहले आप एसएसबी और सीआरपीएफ एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम को पास कीजिए, सरकारी नौकरी लीजिए, उसके बाद में महाभारत देखिए। ठीक है, जो महाभारत का युद्ध है ना वो आपका 18 दिन तक चला था। ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लास में मजा आ रहा है, क्वेश्चंस में दम लग रहा है, ठीक है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करने में शर्माइए मत, लाइक कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है आपका, सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं सभी साथियों के लिए। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को पता होना चाहिए। 6th क्लास 6th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा इसका जवाब दे सकता है, और आप अगर इसका जवाब नहीं दे पाए तो समझो आपकी तैयारी बिल्कुल कमजोर है। भारत के अंदर कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी कमेंट कर दीजिए फटाफट से, जिससे कि मैं बाद में आंसर बताऊं आपका गलत है या सही आपको पता चल जाए। भारत के अंदर टोटल, दोस्तों कमेंट सभी ने कर दिया होगा, मैं सभी को इसका आंसर बताने वाला हूं, और जो कमेंट नहीं कर पाए वो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के कमेंट कर ले। भारत के अंदर टोटल केंद्र शासित प्रदेश आपके 9 है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जिनको नहीं पता वो देख ले इस चीज को ना, पहले नंबर पे आ गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरे नंबर पे आपका आ गया चंडीगढ़। कौन सा आ गया, चंडीगढ़। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका आ गया दिल्ली। 3 हो गए यहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और दिल्ली। चलो अगले की बात करें ना तो अगला आता है आपका दादर का नागर हवेली। कौन सा, दादर का नागर हवेली, और इसको हम क्या बोल सकते हैं भैया, दादर के नागर हवेली को दमन एवं द्वीप समूह। ठीक है, इसका नाम आपने सुना होगा, दमन एवं द्वीप समूह। ठीक है, अगला अगले की बात करें ना तो अगले की बात करें तो अगला आता है J&K, जम्मू कश्मीर। क्या आता है, जम्मू कश्मीर। क्या आता है भैया, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद में क्या आता है, लद्दाख आता है। क्या आता है, लद्दाख आता है। और आगे बात करें तो आपका जो पंडुचेरी है, कौन सा, पंडुचेरी। और लास्ट बच गया आपका लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। तो यहाँ पे ये 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक भैया आपके दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चन में मोस्ट चीज आपको बताने की होगी वो हम आपको बताएंगे। गोवा की राजधानी आपसे पूछा है, ये एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, गोवा की राजधानी। और ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता हो, जिन कैंडिडेट्स को इसका जवाब नहीं पता हो, सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब पता होगा। गोवा की राजधानी की बात करें ना तो गोवा की जो आपकी राजधानी है वो पणजी है। कौन सी है, पणजी है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि लखनऊ किसकी है, तो लखनऊ आपकी यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। और चंडीगढ़ कौन की है, पंजाब और हरियाणा की है। इनमें से कोई नहीं, ये
आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो गोवा की राजधानी कौन सी हो गई? पणजी हो गई। लखनऊ उत्तर प्रदेश की, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की। सभी को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, माउंट आबू कहां स्थित है? ठीक है, माउंट आबू कहां स्थित है? तो जो आपकी अरावली पर्वत है ना, उस पे माउंट आबू स्थित है। तो इसका जवाब तो सभी को पता होगा, ये तो बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल क्वेश्चन है। और ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स को डर लगता है ना कि जीके किस लेवल की आएगी, तो उनके लिए है ये वीडियो स्पेशल कि आपको पता लग जाए जीके में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पंजाब केसरी है ना, उसके नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, जो दांडी मार्च यात्रा है, दांडी मार्च है, वो किसने किया था? तो जो आपके महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी, उन्होंने दांडी मार्च किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं? 4 चिन्ह होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एक तो आपको फ्रंट में देखने को मिल जाएगा, एक इसके साइड में देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा पीछे करके, और एक इसके दाएं साइड में, एक इसके बाएं साइड में हो गया। एक जो बीच वाला होता है इसके जस्ट पीछे होता है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। इसको अगर हम फोकस करके जूम करके देखते हैं तो अच्छे से दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आपको इनको देखना है तो क्या करना है, आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और उसको देख लेना, उस पर आपको ये सब चीज दिख जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा है, तो इसका जवाब तो सभी को आना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन जो है वो आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ये क्वेश्चन बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, और अभी तो समय बताएगा कौन से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते, लेकिन अगर मोस्ट दृष्टि से हम देखें तो ये मोस्ट है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह शासक कौन था? ये तो सभी को पता होगा, जो बहादुर शाह जफर है आपके, वो अंतिम शासक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव के आसपास, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाके को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव के जो आसपास इलाका है ना, उसको अंटार्कटिका कहते हैं। अंटार्कटिका एरिया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्रिकेट के दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होती है? जो खेलने वाला होता है और नॉन स्ट्राइकर जो होता है ना, उनके बीच की दूरी पूछिए। यानी जो आपकी क्रिकेट के अंदर खेलने वाली पिच होती है उसकी दूरी आपसे पूछिए कि कितनी होती है, तो वो आपकी 22 गज होती है। इसका जवाब तो कॉमन सेंस वालों को आता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और 22 गज की जो आपकी होती है क्रिकेट की पिच होती है, अगर आप भी क्रिकेट खेलते हैं तो 22 गज की पिच आप रख सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भाई जो आपके मदन मोहन मालवीय उन्होंने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस भाग में चाय और कॉफी की पैदावार साथ साथ होती है? यानी चाय और कॉफी दोनों की पैदावार एक साथ होती है, भारत का ऐसा कौन सा भाग है? ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा सही जवाब दक्षिणी पूर्वी। जो दक्षिणी पूर्व है ना, ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 2, दक्षिणी पूर्व के अंदर भैया जो भारत में कॉफी और चाय दोनों की पैदावार एक साथ होती है। अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अंदर है। कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। और आपको मैं HW होमवर्क दे रहा हूं, जो बगीचों का शहर होता है दोस्तों, कौन सा? बगीचों का शहर, वो किसको कहा जाता है? बगीचों का शहर आपको बताना कमेंट में, बगीचों का शहर किस राज्य को कहा जाता है, कौन सी जगह को कहा जाता है? ठीक है, तो सभी को इसका कमेंट करके जवाब बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है? नई राजनीतिक पार्टियों को मान्यता कौन देता है, कौन मान्यता देता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है राज्यसभा, दूसरा है चुनाव आयुक्त, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, ये हो गया गलत। यहां पे बच गए 3 ऑप्शन और इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड वाला चुनाव आयुक्त। यानी जो नई राजनीतिक पार्टी है उनको चुनाव आयुक्त मान्यता देता है, आप सभी को पता है। और यहां से इसके रिलेटेड बात करें ना तो ECI वस्तुनिष्ठ, किसके अनुसार? ECI वस्तुनिष्ठ मापदंडों के अनुसार, ध्यान रखना, ECI वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा यह मान्यता दी जाती है। किसके आधार पर? ECI के आधार पर, वस्तुनिष्ठ मापदंडों से जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल होते हैं उनके द्वारा यह मान्यता दी जाती है और उनको कहा जाता है चुनाव आयुक्त। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है, सबको अच्छे से याद हो गई होगी। जिनको नहीं हुई है वीडियो को बैक करे, अपने नोटबुक में लिख ले या स्क्रीनशॉट ले, कैसे भी करके इन सभी जानकारियों को स्टोर रखे, इनको बचा के रखे, जिससे कि एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, SSB और CRPF के जवानों के लिए सेकंड क्वेश्चन आ गया है और पिछले डोज में मैंने ये क्वेश्चन करवा भी दिया है। मंगोल का जो प्रथम शासक था वो कौन था? ठीक है, और इसका जवाब सभी को आना चाहिए क्योंकि ये पिछला जो डोज मैंने जीके का दिया था आपको उसके अंदर ये क्वेश्चन पूरी एक्सप्लेन के साथ करवाया, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी चंगेज का जो है वो मंगोल का प्रथम शासक था। ठीक है, इस क्वेश्चन की पूरी जानकारी आपको पिछले डोज में मिल जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था? कहाँ का था ये आपको बताना, तो ये कहाँ का था? फ्रांस का था। फ्रांस का कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड केवल इतनी बात करेंगे, जिस क्वेश्चन में दम होगी, जो क्वेश्चन लगेगा कि एग्जाम में आ सकता है वहां से, यानी उस क्वेश्चन से जो जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय आपसे पूछा है, सभी को पता होना
होना चाहिए जो आपका बेंगलुरु है, बेंगलुरु वहां पे इसरो का मुख्यालय स्थित है। और अब सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, बिल्कुल भी मिस मत करना। देखिए दोस्तों, अगर आपने मूड बना के रखा है कि इस बार एग्जाम को फाइट करना है, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, जीत के रहना है, सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप सभी की हेल्प करने के लिए हमने क्या किया है, सभी विषय के नोट्स आपको अवेलेबल करवाए हैं। एक विषय के नोट्स केवल आपको 20 रुपए में मिल जाएंगे। नोट्स आपको हैंड राइटिंग मिलेंगे। करना क्या है, छोटा सा प्रोसेस करना है। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाया गया है 6367552373, इसका भी तो स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे ये क्लास सेशन खत्म हो जाए, इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ध्यान रखना, व्हाट्सअप मैसेज करना है। एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एसएसबी ट्रेड्समैन लिखना है, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन लिख देना है। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सअप पे मिल जाएगी। केवल मैसेज वही बंदा करे जिसको जरूरत है मैथ के नोट्स की, जिसको जरूरत है रीजनिंग, हिंदी, जीके वगैरह के नोट्स की। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है वो सब्जेक्ट ले, उसकी तैयारी करें और अपने एग्जाम को पास करें। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? और ये क्वेश्चन अग्निवीर परीक्षा में पूछा जा चुका है। नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? 2023 अग्निवीर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौका दौड़ का आयोजन किस त्योहार पर होता है? ठीक है, तो जो ओणम त्योहार होता है ना, इस त्योहार पर नौका दौड़ का आयोजन होता है। और इससे रिलेटेड हम बात करें ना, तो ये ओणम त्योहार दोस्तों आपका कहां मनाया जाता है? केरल के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, विशेष तौर से केरल के अंदर मनाया जाता है। बाकी इसकी जो धूम है ना, वो पूरे दक्षिणी भारत में मची होती है। कहां पे मची होती है? पूरे दक्षिणी भारत में। और मनाया कहा जाता है केरल के अंदर मनाया जाता है। और यहां पे बात खत्म नहीं होती है। जो आपकी मलयालम भाषा होती है, कौन सी भाषा? मलयालम। ध्यान रखना, मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को ओणम नहीं कहा जाता है। मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को क्या कहा जाता है? थिरुथोणम। ठीक है, ध्यान रखना, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को ओणम नहीं कहा जाता है। मलयालम भाषा के अंदर इस त्योहार को ओणम कहा जाता है। बाकी बात करें ना, तो 10 दिन तक ये त्योहार चलता है। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक ये त्योहार चलता है। और किस लिए मनाया जाता है? उस समय पे जिस समय पे त्योहार मनता है ना, उस समय पे अच्छी फसल की अगर पैदावार हो जाती है तो उस खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। और भैया जो केरल का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था महाबली, क्या था वो? एक असुर राजा था। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है कि भैया अच्छी फसल होती है तो उसके लिए मनाया जाता है। मलयालम भाषा को इसको थिरुरोपण कहा जाता है। धूम पूरे दक्षिणी भारत में इसकी मचती है। बाकी विशेष तौर से ये कहां मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिन तक ये त्योहार चलता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई है, नोट कर लेना, राइट कर लेना, पर इन जानकारियों को बचा के रखना दोस्तों, एग्जाम में यहां से ही क्वेश्चन बनता है। चलो अगला क्वेश्चन तो टॉप क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब खत्म हुआ था? ये आपसे पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। प्रत्येक कैंडिडेट को आना चाहिए। 1918 के अंदर आपका प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ठीक है, और जो ये विश्व युद्ध था ना दोस्तों, ये यूरोप का जो वैश्विक युद्ध होता है, सबसे बड़ा युद्ध होता है, वो माना जाता है। कौन सा युद्ध? वैश्विक युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। और ये आपका 28 जुलाई, ध्यान रखना डेट यहां पे आप लिख लो, 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। कब? 28 जुलाई 1914 को तो स्टार्ट हुआ था। और जो आपका 11 नवंबर है, कौन सा? 11 नवंबर 1918। ठीक है, 11 नवंबर 1918 को तो क्या हो गया था? खत्म हो गया था। और भैया शुरुआत हुई थी इसकी 28 जुलाई, ध्यान रखना 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को तो शुरुआत हुई थी और यहाँ पे 1918 में ये खत्म हो गया था। तारीख थी 11 नवंबर। ठीक है, ये है इसकी पूरी जानकारी। और भैया मुद्दों के हिसाब से बात करें ना, तो ये युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध था, बड़ा वैश्विक युद्ध था। ठीक है, युद्धों को समाप्त करने वाला ही युद्ध माना जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा वैश्विक युद्ध था। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं पहले यानी जो जीके की डोज आपको करवाई थी पिछली क्लास, उसके अंदर करवा चुका हूं कि आजाद हिंद फौज को किसने प्रसिद्धि दिलाई थी? तो जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी हैं, उन्होंने आजाद हिंद फौज को प्रसिद्धि दिलाई थी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पिछले क्लास के अंदर कर चुके हैं। वन्य जीव संरक्षण का क्या उद्देश्य होता है? भारत के अंदर कितने वन्य जीव संरक्षण है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है, जो जानवरों की सुरक्षा होती है ना, वो ही करना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि प्रत्येक जानवर की सुरक्षा की जाए, उनके वंश को बचा के रखा जाए। ठीक है, जैसे कि आने वाले प्रजाति भी देख सके कि शेर भी कोई जानवर होता है। चलो आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो आपकी यमुना नदी है उसके किनारे कौन सा शहर है? आगरा शहर। और आपका ताजमहल भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की शासिका थी? तो ये आपका जो झांसी राज्य है, कौन सा? झांसी राज्य कहाँ पे है? मेरठ के अंदर है, वो मराठा के अंदर है। ठीक है, झांसी राज्य मराठा शासित के अंदर है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था जन्म कौन सी तारीख को हुआ था? 19 नवंबर को हुआ था। कौन सी को? 19 नवंबर 1828। ये पूरी डेट आपको याद रखनी है। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। लेकिन बात यहाँ पे एक आती है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, उस 1857 की क्रांति के अंदर द्वितीय दूसरे नंबर पे शहीद होने वाली ये वीरांगना थी और प्रथम महिला वीरांगना थी। कौन सी? प्रथम महिला वीरांगना थी जो 1857 की क्रांति के अंदर शहीद हुई थी और द्वितीय वीरांगना थी यानी दूसरे नंबर पे शहीद हुई थी। इनसे पहले एक कैंडिडेट और शहीद हो गया था। और भैया बात करें ना, तो इनकी जो लास्ट डेट थी वो थी 20 मार्च। कौन थी? 20 मार्च 1858। ये है इनकी लास्ट डेट जिसको हम याद रखते हैं, झांसी की रानी जिसके नाम से जानी जाती है। ठीक है भैया, लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन
भारत में मुगल शासन किसने शुरू किया था? ठीक है, भारत में मुगल शासन की शुरुआत की थी भैया जो आपके बाबर है उन्होंने। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। बाबर ने 1526 के अंदर दिल्ली के अंदर सबसे पहले इसको स्थापित किया था। किसको? मुगल शासक को, मुगलों को सबसे पहले दिल्ली के अंदर 1526 में स्थापित किया था। और इसका जो अंतिम शासक थे कौन मुगल के? वो थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। ये तो थे भैया इसके अंतिम शासक। इसके बाद में मुगलों का काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, इसका तो छोटा सा आंसर है, सभी को पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लाहुड़ी नृत्य कहां से संबंधित है? लाहुड़ी नृत्य आपका ध्यान रखना पंजाब से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन है। ये आ गया सियाचिन ग्लेशियर कहां पे स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, जम्मू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों राज्यसभा सदस्यों के द्वारा भी चुने जाते हैं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा भी चुने जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, और ऑप्शन ए और बी दोनों सी ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पे है? और ये आ गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में आपको मिलेगी पूरी जानकारी। हीराकुंड जो बांध है वो आपका महानदी के ऊपर स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा पूछी जाती है। इसकी जो लंबाई है वो है 25.8 किलोमीटर। कितनी है? 25.8 किलोमीटर। कभी वहां पे घूमने जाने का मौका मिले तो नाप लेना। और बात करें ना तो इसके पीछे एक कृत्रिम ऐसा विशाल जलाशय है। क्या है? विशाल जलाशय है, बड़ा जलाशय है जो कृत्रिम है, बनाया गया है, बड़ा ही देखने लायक है। और ये भैया ओडिशा के अंदर है। कहां पे है? ओडिशा के अंदर है। ठीक है, सभी को इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी मिल गई ना। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पे इनका नाम हो जाएगा पंजाब केसरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसने बनवाया था? ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसको इस क्वेश्चन का जवाब ना पता हो। थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला कैंडिडेट इसका जवाब बता देगा। एक छोटा सा बच्चा भी इसका जवाब बता देगा। तो आपको तो बिल्कुल आसानी से पता होगा और सभी को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ इसका क्या होगा? न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, गिरिजा देवी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित रखती है? तो गिरिजा देवी एक संगीतकार थी, तो संगीतकार से रिलेटेड ही संबंध रखती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आया, जवाहर योजना शुरू की गई थी। जवाहर योजना शुरू की गई थी किसके लिए? कब शुरू की गई थी जवाहर योजना? 1989 के अंदर। कब की गई थी? 1989 के अंदर। तो टोटल जितने भी क्वेश्चन थे आज की क्लास के अंदर, मतलब आज की डोज खत्म होती है, अगली डोज में पहला क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी क्या है? बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा भी इसको सोल्व कर देगा। तो आप में से ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होना चाहिए जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो। तो पहले क्वेश्चन के सामने आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिलांग, इम्फाल और चंडीगढ़। ठीक है, तो आपको बताना है कि मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है। ठीक है, तो मेघालय की जो राजधानी है वो है भाई आपकी शिलांग। क्या है? शिलांग। आप सभी को पता लग गया, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन और बचते हैं, पहला दूसरा इम्फाल और तीसरा चंडीगढ़। तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। जो इम्फाल है वो दोस्तों वो आपकी मणिपुर की राजधानी है। किसकी है? मणिपुर की राजधानी है। अगर आपसे इम्फाल पूछा जाए तो आपको बता देना है किसकी? मणिपुर की। शिलांग पूछा जाए तो बता देना है मेघालय की। और चंडीगढ़ अगर आपसे पूछता है तो आप क्या बताओगे? पंजाब की बताना है। क्या किसकी बताना है? पंजाब की और हरियाणा की, दोनों की। यहाँ पे जो आपकी राजधानी है वो चंडीगढ़ है और इनमें से कोई नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जितना भी जानकारी था हमने आपको बताया। अब करते हैं अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मजेदार है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बार बार पिछले एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है दोस्तों वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है और जितनी कोशिश रहेगी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्या आएगा? इंपॉर्टेंट आएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? अगर क्षेत्रफल में पूछे तो आपको कौन सा बताना है? राजस्थान बताना है। ठीक है, लेकिन सर्वाधिक आबादी वाला पूछा है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, तो उसके अंदर क्या जाएगा? उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, यूपी। तो सब सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो सभी को इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। और अब तीसरा क्वेश्चन करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो जरूर देखें। अगर आपका सपना है कि इस बार हमें सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको करना क्या है? जो स्क्रीन पे नंबर दिखाए गए हैं 6367552373, इस नंबर को अपने मोबाइल में ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। फायदा क्या होने वाला है? फायदा आपको ये मिलेगा कि सभी विषय के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जिस बंदे का मैथ कमजोर है उसको मैथ के नोट्स लेने हैं, जिसका रीजनिंग कमजोर है रीजनिंग के लेना है, जिसका जीके कमजोर है उसको जीके लेना है, जिसको हिंदी कमजोर है उसको हिंदी लेना है। फायदा सबसे बड़ा तो ये है कि एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको केवल 20 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आपका मैथ कमजोर है तो 20 रुपये में मैथ लीजिए, पढ़िए, अपनी तैयारी मजबूत बनाइए और एग्जाम को पास करिए। जो सरकारी नौकरी का सपना है उसको पूरा कीजिए। लेकिन ये प्रोसेस आपको कब करना है? जब ये क्लास खत्म हो जाए। अभी तो आपको करना क्या? इसका स्क्रीनशॉट लेना है। क्लास जैसे ही समाप्त हो इस स्क्रीनशॉट में से नंबर को अपना मोबाइल में ऐड करना है और उसके बाद में ये काम आपको कर लेना है। और व्हाट्सएप मैसेज में आप अगर एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एसएसबी ट्रेड्समैन लिखना, और सीआरपीएफ की कर रहे हो तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन लिखना। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। लगभग सभी कैंडिडेट्स ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1-2 सेकंड का समय मैं और दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। फिर भी अगर आप नहीं ले पाते हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लेना। तो सभी ने ले लिया होगा। आप चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर।
ये आया आपके लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। देखिए पुरस्कार काफी सारे होते हैं लेकिन उनमें से एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और ये किसको दिया जाता है, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके सामने, खेल के जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है, या फिर खेल का जो कोच होता है उनको दिया जाता है, लेखक को दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, बच गए तीन ऑप्शन। तीन ऑप्शन में से होगा ऑप्शन सेकंड जो कि होता है खेल के कोच को, जो खेल खिलाड़ियों को सिखाने वाला खिलाने वाला जो कोच होता है उसको दिया जाता है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो ऐसा कौन सा सागर है भाई जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है, उस सागर का नाम आपको बताना है। तो जो आपका तस्मन सागर है, कौन सा, तस्मन सागर, वो क्या करता है, जो आपका ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है ना उसको अलग अलग कर देता है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भैया जो आपका बंगाल है उसका विभाजन कब हुआ, और ये क्वेश्चन मैं पिछले क्लास के अंदर भी करवा चुका हूं। 1905 के अंदर आपका क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हो गया था। इसके अलावा बात करें ना तो बंगाल का विभाजन के समय जो अंग्रेजों का लॉर्ड कर्जन है वो क्या थे, इसका विभाजन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान दे रहे थे। राजधानी कोलकाता से दिल्ली ट्रांसपोर्ट लॉर्ड होर्डिंग 1911 में हुआ। राज हड़प नीति लॉर्ड डहलोजी, राज हड़प नीति के सर्वप्रथम ब्रिटिश राज में मिलाया गया राज्य सतारा था। 1857 के विद्रोह के समय वायसराय लॉर्ड कर्निंग, भारत रेल की शुरुआत करने वाला लॉर्ड जनक डहलोजी। तो ये सब इससे जुड़ी जानकारियां हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान के भाग 4 से संबंधित है। तो संविधान के भाग 4 से संबंधित क्या है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो भाई संविधान 4 जो है उसमें नीति निर्देशक के जो तत्व हैं उनको रखा गया है और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तथा 36 से 51 के बीच आर्टिकल में वर्णन है, ठीक है। और इसके अंदर मुख्य बात करें तो कुछ प्रमुख आर्टिकल, 40 ग्राम पंचायत का इसके अंदर गठन है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 है, 39 समान विविध एवं निःशुल्क न्याय है, आर्टिकल 42 सहकारी समिति का भी गठन है, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान ने तृतीय ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में हराया था। मोहम्मद गोरी को 1191 में तराइन की जो प्रथम लड़ाई हुई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और यहाँ पे बाकी आप देख सकते हो जो आपका बक्सर का युद्ध है वो 1764 में हुआ था, प्लासी का युद्ध आपका 1757 के अंदर हुआ था, और तालीकोटा का युद्ध आपका 1565 के अंदर हुआ था। काफी बार क्या होता है एग्जाम में युद्ध की डेट पूछ ली जाती है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो ये मेन इंपोर्टेंट युद्ध आपके तीन, पहला बक्सर, दूसरा प्लासी और तीसरा तालीकोटा, ठीक है। तो इन युद्ध की मैंने आपको तारीख बताई है कि 1764 में तो भाई आपका बक्सर का हुआ था, 1757 के अंदर आपका प्लासी का हुआ था, और 1565 के अंदर आपका तालीकोटा का हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। तो इसकी जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहले स्थान पे अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 राज्यों की बात करें ना तो सिक्किम सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसके अंदर सबसे कम जनसंख्या है, कौन सी, 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका गोवा है, और लास्ट में कौन सा है, नागालैंड है। ये क्या है दोस्तों, ये न्यूनतम कम जनसंख्या वाले हैं जिसके अंदर सबसे कम जनसंख्या है। और सर्वाधिक की बात करें ना तो उत्तर प्रदेश आपका आता है, कौन सा, उत्तर प्रदेश आपका सबसे ऊपर आता है। और यहाँ पे उससे पहले महाराष्ट्र आता है, फिर बिहार आता है, और फिर पश्चिम बंगाल आता है, और फिर आपका जो आंध्र प्रदेश है वो आता है, ठीक है। ये आपको मैंने ग्राफ के जरिए समझा दिया। ये इधर तो है भाई न्यूनतम और इधर सर्वाधिक वाले। चलो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है। ये दोस्तों मान लो पृथ्वी है तो इसकी त्रिज्या आधी होती है, ठीक है। और ये पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, इसका व्यास हो जाएगा। तो आपको इतनी दूरी बतानी है और इसको हम आर मान लेते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, 6371 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6371 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। ये इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये भैया आपका जो पीवी सिंधु है, ऑप्शन ए, इन्होंने जीता था। 2019 में जो स्वर्ण पदक है विश्व बैडमिंटन में वो पीवी सिंधु ने जीता था। अगला क्वेश्चन जो कि आप सभी के लिए जरूरी है, प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। यानी पहले भारतीय ऐसे कौन से थे जिन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ठीक है। तो पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेक मोहन रेखा किन देशों के बीच में पड़ती है। मेक मोहन रेखा दोस्तों जो आपका भारत और चीन है, दो देश हैं, पहला भारत दूसरा है चीन, इसके बीच में पड़ती है, ठीक है। तो आप इन दोनों देशों में से कौन से देश से बिलोंग करते हो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और मेरे हिसाब से 100% होगा कि सभी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में करेंगे कि आप भारत से हो या चीन से हो, ठीक है। सभी को बताना है। अगर आप भारत से हो तो प्राउड के साथ आप कमेंट करना, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है, ठीक है। ये आपका HW है, होमवर्क है, सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। ना मिले तो सर्च करना, उसके बाद में वीडियो के कमेंट में कमेंट करना, ठीक है। मैं देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। तो सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अच्छी क्लास के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं या क्या करवाते हैं वो तो क्लास में ही पता लगेगा, लेकिन आप सब्सक्राइब वगैरह करके रखना, लाइक करके रखना, और कमेंट तो आप करोगे ही। धन्यवाद।